हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का पीपल्स एकेडमी पे। आज हम लोग पॉलिटी का सेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा संविधान है क्या और इसमें क्या 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 है। ठीक है, हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी और लेक्चर में कि कैसे बना, ठीक है, कैसे बनाया गया, कितना टाइम लगा, क्या क्या उसमें विशेष बातें थी, वो नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है पेट के। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक रूपरेखा एक तरीके से कि संविधान में है क्या। ठीक, तो संविधान की अगर बात करें तो संविधान है क्या। अगर हमसे कोई पूछे कि संविधान क्या है, तो एक लाइन में हम लोग यही बोलेंगे, इट इज़ आवर सुप्रीम लॉ, मतलब हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। ठीक, ये तो ठीक है, डेफिनेशन ठीक है, पर ये अधूरी है। संविधान सिर्फ कानून नहीं है, संविधान एक सेट ऑफ रूल है। ठीक है, एक रूपरेखा तय करता है, एक तरीके का मार्गदर्शक है। किसके लिए? सरकार के लिए। ये गाइड करता है सरकार को कि कैसे शासन करना है। ये भारत के जो नागरिक हैं उनको भी अधिकार देता है। ठीक है, हमारे कुछ दायित्व भी निर्धारित करता है, मतलब हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं, नागरिकता के बारे में भी बताता है। मतलब पूरे हम सब जो भारतवर्ष है उस पर कैसे शासन करना है, कैसे सरकार चलानी है, ये सारे नियम कहाँ हैं? संविधान। मतलब कहीं भी कुछ भी करना है सरकार को तो वो संविधान के अनुरूप ही करना पड़ेगा। ठीक, संविधान से बाहर नहीं जा सकती कोई भी सरकार। ठीक, तो ये तो बात होगी संविधान की। ठीक, अब संविधान है क्या। देखिए, जैसे मतलब एक किताब होती है। ठीक, किताब को जब खोलते हैं आप तो स्टार्टिंग में क्या होता है, देखे होंगे लिखा हुआ प्राकथन, या और क्या शब्द लिखा होता है, प्रीफेस। प्रीफेस या प्राकथन में क्या, जिसे जो लिखते हैं लेखक, वो उस बुक के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी, ये क्यों लिख रहे हैं, किसको डेडिकेट कर रहे हैं, उनका विजन क्या है वो बुक लिखने का। तो सेम जो है ये बात जब संविधान की स्टार्टिंग होती है तो किससे होगी? सबसे पहले प्रस्तावना की बात होगी। ठीक है, प्रस्तावना क्या बताता है? प्रस्तावना क्या है? एक विजन है। जो समय संविधान निर्माता थे वो भारत को कैसा देखना चाहते हैं, ठीक, वो उन्होंने बताया है किसमें? प्रस्तावना में, कि भारत कैसा होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सॉवरेन होना चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किसमें है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना रटी होनी चाहिए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आता है। अभी हम देखें तो मोस्टली संविधान को हम भाग और अनुसूची में बांट सकते हैं। जैसे एक किताब में पार्ट्स होते हैं, ठीक, उसी तरीके से चैप्टर होते हैं, उसी तरीके से भाग हैं। जब संविधान अस्तित्व में आया था, अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950। इस दिन पूरी तरीके से संविधान लागू हुआ था। तो जिस दिन लागू होता है यानी इस दिन 26 जनवरी 1950, उस दिन कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे, जो अब बढ़ के हो गए हैं 25। कितने हैं? 25। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे तो 22। ठीक, अब कितने हो गए? अगर वर्तमान में पूछे कितने हैं तो 25। ठीक, इसी तरह अब अनुसूचियाँ देख लेते हैं। अनुसूचियाँ देखिए, जैसे किसी बुक के लास्ट में देखेंगे, लास्ट में बहुत सारी अपेंडिक्स दी जाती हैं। तो अपेंडिक्स क्या होता है? जैसे बहुत सारी चीज़ें चैप्टर्स में समझा, उनको और सरल बनाने के लिए लास्ट में अपेंडिक्स दी जाती है। उसी तरीके से संविधान में जो बातें मेन पार्ट में छूट गई, ये जो ज़रूरी थी बाद में जोड़ना, ठीक, संविधान निर्माताओं को लगा कि नहीं ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो उनको अनुसूची के रूप में जोड़ दिया गया संविधान में।
उनको शेड्यूल या अनुसूचियाँ कहते हैं। तो जब संविधान बना था, ठीक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक, अब कितनी हो गई हैं? 12। तो ये भी याद रखिएगा, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 8 अनुसूचियाँ शेड्यूल थे और अब 12 शेड्यूल हैं, ठीक। तो ये हम लोगों ने अभी सीखा कि संविधान में क्या है, एक प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना क्या बताता है, विजन, ठीक, कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद संविधान को हम लोग मोटा मोटा 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, एक भाग और एक अनुसूची। भाग फर्दर किस में डिवाइड है, आर्टिकल्स में, ठीक। भाग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 22, अब हो गए हैं 25। आर्टिकल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 395, अब कितने हो गए, लगभग 450, ठीक। अनुसूचियाँ 8 थी, अब कितनी है, 12, ठीक। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ओवरव्यू देखा। अब हम लोग देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद भी करना पड़ेगा। आपको 12 अनुसूची रटी होनी चाहिए, ठीक, 25 भाग रटे होने चाहिए, और उसके अलावा अब सारे आर्टिकल 450 तो याद करेंगे नहीं, पर कुछ एटलीस्ट लगभग नियर अबाउट 100 तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो वो याद करने हैं। तो आज हम लोग क्या पार्ट्स और शेड्यूल ये देखने वाले हैं। तो पहले अनुसूची याद कर लेते हैं, क्योंकि ये 12 ही हैं। तो देखते हैं अनुसूची कौन कौन सी हैं। अब देखते हैं अनुसूचियाँ, ध्यान से देखिएगा, बस पेन पेपर लेके बैठिए, जैसे बता रहा हूँ वैसे समझते जाइए और अपनी भाषा में लिखते जाइए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आता है, ठीक। चलिए, कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, 12, ठीक। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहली अनुसूची, पहले शेड्यूल, ठीक। तो पहले शेड्यूल में भारत में कितने राज्य हैं, ठीक, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके बारे में दिया गया, उनके नाम, उनका विस्तार कितना है, यानी उनकी बाउंड्रीज कितनी है, ठीक। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया है, किसमें, पहली अनुसूची में, ठीक। पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। दूसरी अनुसूची सैलरी, ठीक। भैया पहले वेतन की बात होगी ना, तभी तो बाकी सारे काम होंगे। तो याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन, अलाउंस, ठीक, जो किनको, किनकी सैलरी, किनके भत्तों की बात होगी, ये याद रखना है, ठीक। पार्ट 2 में सैलरी की बात होगी, भत्तों की बात होगी, वेतन की बात होगी, पर किनके, ये याद रखिएगा। पहला प्रेसिडेंट, यानी भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनका, गवर्नर, जो सभी प्रदेशों के गवर्नर हैं, ठीक है, उनका, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक। इसमें याद रखिएगा दोनों, लोकसभा राज्यसभा के भी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं, ठीक, इनके भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक। उसके बाद जजेस, यानी न्यायाधीश, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, और लास्ट में कैग, ठीक। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, कैग का फुल फॉर्म कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, ठीक, कैग, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक। तो दूसरे भाग में हम लोगों ने सैलरी पढ़ लिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, जजेस, कैग, ठीक। गवर्नर, प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर किसके भी, दोनों, लोकसभा राज्यसभा के भी, और जितने भी विधानसभाएं हैं, ठीक, जितने भी राज्य हैं उनमें भी जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनकी भी सैलरी की बात होगी। और जो जजेस हैं, हमारे न्यायाधीश हैं, ठीक, कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, याद रखिएगा, लोअर कोर्ट के मत बता दीजिएगा, ठीक, और कैग, ठीक। ये तो बात हो गई
वेतन और भत्तों की किनको मिलता है ये भी आपने देख लिया। ठीक, अब उसके बाद आती है सैलरी बात होगी। अब किसकी बात आएगी? शपथ। ठीक, अब पैसा ले लियो, काम करना पड़ेगा ना, और काम ईमानदारी से करें, इसके लिए क्या सुनिश्चित किया जाता है कि उनको शपथ दिलाई जाए। ठीक, अब जो शेड्यूल 3 है यानी तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में है। किसकी शपथ? ठीक, तो पहले याद रखिएगा मिनिस्टर्स, नेता लोग, मिनिस्टर सेंटर के भी यानी केंद्र सरकार में, और जो राज्य सरकार के मिनिस्टर होंगे उनकी भी शपथ। ठीक, एमपी जो संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी भी शपथ। एमएलए जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की विधानसभाएं हैं, ठीक, उनके भी। ठीक, फिर जजेस वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनको भी शपथ का प्रावधान किसमें है? तीसरी अनुसूची में। कैग, ठीक, कैग का भी शपथ किसमें है? तीसरी अनुसूची में। और कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन मतलब जो चुनाव लड़ेंगे प्रत्याशी, याद रखिएगा संसदीय चुनाव यानी लोकसभा राज्यसभा का चुनाव हो या विधानसभा विधान परिषद इनका चुनाव हो, इसमें जो लोग क्या उम्मीदवार बनते हैं तो उनको क्या शपथ लेनी पड़ती है, वो भी किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 3 में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब कन्फ्यूजन क्या होती है? अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भाग अनुसूची 3 में किसकी शपथ का प्रावधान नहीं है। ठीक, ऑप्शन दिए होंगे, पता चले प्रेसिडेंट लिखा है पहले तो कहेंगे आप मोस्टली क्या लोकसभा में प्रेसिडेंट का तो हो नहीं होना क्योंकि राष्ट्रपति लेते ही शपथ। पर याद रखिएगा इसमें राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ अलग हम लोग पढ़ेंगे, जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, उसमें हम लोग देखेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में ना गवर्नर की शपथ के बारे में बताया गया है ना राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। ठीक, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में जो सीटें हैं उनको कैसे आवंटित किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी हर राज्य के कितनी कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी, इसका एलोकेशन किया गया किसमें? भाग 4 में। ठीक, भाग 5 इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। भाग 5 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों के बारे में बताया गया है कि जो भारत में कहाँ कहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र होंगे और कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियाँ होंगी, इनके बारे में किसके बारे में कहाँ जिक्र है? अनुसूची 5 में। ठीक, अनुसूची 6 पे आ जाइए। अनुसूची 6 में भी वही चीज़ है जो 5 में थी, बस याद रखिएगा 6 में सिर्फ इन 4 राज्यों के बारे में बताया गया है, ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं। इनके लिए अलग से प्रोविजंस प्रावधान बनाए गए हैं किसमें? अनुच्छेद 6 में। 5 में सबकी बात होगी इन राज्यों को छोड़ के, 6 में इन राज्यों की बात होगी बाकी राज्यों को छोड़ के। तो याद रखिएगा 6 में सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात होगी। ठीक, याद हो गया। तो ये हम लोगों ने 6 अनुसूची एकदम अच्छे से समझ ली। अब देखते हैं बाकी की 6। अब देखिए अनुसूची 7। ठीक, अनुसूची 7 में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। अब शक्तियों का बंटवारा मतलब देखिए मेन सारा खेल किसका है? पैसे का। ठीक, पैसे और पावर का। अब सत्ता का मेन क्या है? पावर और पैसा। तो पावर किसकी कहाँ पे चलेगी, मतलब किस विषय पे सेंटर कानून बनाएगा, किस विषय पे स्टेट कानून बनाएगा, और कौन से ऐसे विषय होंगे जहाँ दोनों कानून बनाएंगे, तो इसके बारे में बताया गया है अनुसूची 7 में। ठीक, तो याद रखिएगा जो 7वीं अनुसूची है इनमें 3 लिस्ट सूचियाँ दी गई हैं। ठीक, 3 लिस्ट है, एक संघ यानी यूनियन लिस्ट, दूसरी राज्य यानी स्टेट लिस्ट, और तीसरी समवर्ती सूची या कनकरेंट लिस्ट। ठीक,
संघ सूची में वो विषय हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक, कितने संघ सूची में वो ऐसे विषय हैं जिन पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और ऐसे विषय कितने हैं? 100। ठीक, केंद्र सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। पहले कितने थे याद रखिएगा, इसलिए ये ब्रैकेट में लिख दिए 97। ठीक, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 97। अब कितने हैं? 100। इसी तरह दूसरी सूची राज्य सूची है। ठीक, इसमें 61 विषय हैं, मतलब ये 61 विषय वो हैं जहाँ पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी। ठीक, केंद्र सरकार नहीं। ठीक, पहले कितने थे? 66, यानी इसमें घटे हैं। पहले 66 विषय थे, अब 61 रह गए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, तीसरी सूची समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट, इस पे दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। इसमें कितने विषय हैं? 52, 52। पहले याद रखिएगा 47 थे। ठीक, तो संघ में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आइए अनुसूची 8 में। अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक, कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जब संविधान बना था ओरिजिनली, उस समय 14 भाषाएं मेंशन थी 8वीं अनुसूची में। अब कितनी है याद रखिएगा? 22। ठीक, पहले 14, अब 22। ठीक, अब अनुसूची 9 में आ जाइए। 9 में भूमि सुधार, ठीक, लैंड रिफॉर्म की बात की गई है। ठीक, मैंने बताया था कि 8 तक जो अनुसूचियां हैं ये मूल संविधान में थीं। उसके बाद ये जो 4 जोड़ी गई हैं ये बाद में संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो ये जो 9वीं अनुसूची है जिसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है, ये पहला संविधान संशोधन जो था 1951 में, ठीक, उसमें जोड़ा गया। ये याद रखिएगा क्योंकि ये बाद में जोड़े गए, तो ये भी पूछा जा सकता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो पहले संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1951 में। ठीक, अब आइए 10 सबसे इंटरेस्टिंग। ठीक, इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक, इनमें बताया गया है कि क्या नियम है, कैसे अगर कोई राजनीतिक पार्टी में टूट पड़ता है, यानी कुछ नहीं, जो उनके विधायक सांसद एक जीतने के बाद या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। ठीक, तो इस पे लगाम लगाने के लिए नियम कानून बनाए गए जिनको कहा गया दल बदल कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कब जोड़ा गया याद रखिएगा, ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक, किस में जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और ईयर कौन सा था ये भी मानो याद रखिएगा, 1985। ठीक, तो दल बदल कानून 52 संविधान संशोधन से जोड़ा गया 1985। ठीक, अब आइए भाग 11। भाग 11 में पंचायत की शक्तियों के बारे में बताया गया है कि पंचायतों का क्या दायित्व है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन कौन से विषय हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे 29 विषय हैं, 29 ऐसे विषय हैं जिसमें पंचायत क्या नियम कानून बना सकती है। और ये कब, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जो पंचायत वाला अनुसूची है, ठीक, यानी 11वीं अनुसूची है, ये 1992 में जोड़ी गई और 73वें संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए इसको जोड़ा गया। तो ये ईयर भी याद रखिएगा और कौन से संविधान संशोधन जोड़ा गया ये भी याद रखिएगा। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 1992 में जोड़ा गया। ठीक, अब आखिरी अनुसूची 12वीं, इसमें नगर पालिकाएँ यानी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है। जिस तरह 11 में पंचायत के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की गई थी, इसी तरह 12 में म्यूनसिपैलिटीज़ के क्या रोल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में जिक्र किया गया है। इसको याद रखिएगा, इसको भी 1992 में जोड़ा गया, पर कौन से संविधान संशोधन से? 74वें। ये दोनों याद कर लीजिएगा, पंचायत 73वें
और नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। ठीक, 10वां 52वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था, और जो नवा अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन के जरिए जोड़ी गई थी। यही 4 हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक, बाकी मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12। तो ये हम लोगों ने रट लिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो हम लोगों ने 12 अनुसूची अच्छे से, जितना ज़रूरी था आपको जानना, हम लोगों ने पढ़ा। आई होप इसको आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, याद करना मस्ट, जितना मैंने बताया इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, अब अनुसूचियाँ खत्म। अब हम लोग बात करते हैं भाग कि संविधान में किस भाग में क्या वर्णन है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखते हैं भाग। ठीक, तो जैसा बताया था कि मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। ठीक, तो भाग को हम लोग, मैंने ऐसे बताया है कि कौन सा भाग किससे संबंधित है, ठीक, किससे रिलेटेड है, और उस भाग में कितने आर्टिकल आते हैं, क्योंकि ये भी आपको याद रखना है कि किस भाग में कितने आर्टिकल आते हैं, ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक, तो 3 पार्ट में लिखा है, आप भी चाहें तो ऐसे ही लिखिएगा। ठीक, तो इस पार्ट में मैंने कौन सा पार्ट है उसको लिखा है, इसमें किससे संबंधित है वो विषय लिखा है, और इसमें कौन से अनुच्छेद उस भाग में आते हैं ये लिखा है। ठीक, बात करते हैं पार्ट 1 यानी पहले भाग। ठीक, तो जिस तरह पहले अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दी गई थी, ठीक इसी तरह पहले भाग में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक, संघ और उसका जो क्षेत्र विस्तार है उसका वर्णन किया गया है। किसमें? पहले भाग में। ठीक, और इसमें क्या याद रखना है कि जो पहला भाग है, ठीक, वो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। मतलब पहले भाग में कितने? 1 से लेके 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरे भाग की। तो दूसरे भाग में नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, प्रावधान बताए गए हैं कि कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता छीन सकती है, विदेशियों को कैसे हमारे देश में नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो ये भाग 2 में दिया गया है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या सम्मिलित है, मतलब आर्टिकल 5 to 11 किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस भाग के अंतर्गत कितने अनुच्छेद या आर्टिकल आते हैं। ठीक, तो इस साथ साथ ये भी याद रखते जाइएगा, किस पार्ट में क्या, ये तो याद रखनी है, और उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं ये भी याद रखिएगा। ठीक, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट भाग 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें किसकी बात हो रही है? नागरिकों के अधिकार की बात हो रही है। हमारे पास एज ए इंडियन कितने अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, इसका वर्णन है भाग 3 में। ठीक, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 के बीच में भाग 3 है। ठीक, जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है। उसके बाद चौथे में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंग्लिश में बोलें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्ट में बोलेंगे DPSP। इसमें क्या है, देखिए, इनमें उन प्रावधानों को बताया गया है कि जब राज्य सरकार, ठीक, जब सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य हो, जब नीतियाँ बनाएगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना है उसे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मौलिक कर्तव्य में नहीं दी गई हैं, मौलिक अधिकार में नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो पर वो ज़रूरी हैं। ठीक, तो उनको अलग से, एक तरीके से ये भी अधिकार हैं, बस इनमें और इनमें अंतर है। ये जब हम लोग पढ़ेंगे भी डिटेल में तब बताऊंगा कि DPSP और फंडामेंटल राइट में क्या अंतर है। ये भी एक तरीके से अधिकार है, बस इसमें DPSP ये बताता है, निर्देशित करता है सरकारों को कि जब वो योजनाएं बनाएं, नीतियां बनाएं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखें। किन चीज़ों को? जिनका वर्णन इस भाग में दिया है। तो याद रखिएगा, ये संबंधित है अनुच्छेद
36 से लेके 51 तक। ठीक, तो आर्टिकल 4 पार्ट 4 में कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक, फिर से देख लीजिए, भाग 1 में आर्टिकल 1 to 4। ठीक, पार्ट 2 यानी भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11, भाग 3 में 12 से लेके 35 तक, भाग 4 में 36 से लेके कितना 51 तक। ठीक, ये हम लोगों ने 4 आर्टिकल याद कर लिए। ठीक, अब भाग 4 का हिंदी में बोलेंगे तो 4 का, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 4A, दोनों मत बोलिएगा। ठीक, 4A का हमने लिख दिया, ए का तो आप लोग भी ए का, ठीक, एक ही बोलिएगा। ठीक, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में। तो आर्टिकल पार्ट 4A या भाग 4 का। ठीक, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया कि भारत के नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं। ठीक, 3 में हमारे अधिकार बताए गए थे, 4 का में क्या बताया गया है, हमारे मौलिक कर्तव्य। ठीक, कितने मौलिक कर्तव्य हैं याद रखिएगा, 11। ठीक, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, एक ही अनुच्छेद है, याद रख लीजिएगा, 51 का हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो 51A। ठीक, इसमें भी ए लगा है और इसमें भी ए लगा है। 4A पार्ट जो है उससे रिलेटेड आर्टिकल है 51A। ठीक, अब देखिए अगला भाग अगला भाग है भाग 5 पार्ट 5। इसमें संघ के बारे में बताया गया है, यानी संघ की संरचना कैसे होगी, संसद, ठीक, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, और जो हमारी संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, कैबिनेट, इन सब के बारे में जिक्र कहाँ मिलेगा, सारी जानकारी कहाँ मिलेगी, भाग 5 में। और ये संबंधित है, इसका याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 से शुरू होके कहाँ खत्म होगा, 151 तक, यानी लगभग 100 आर्टिकल है इसमें। 100 से एक चीज़ और याद हुई, अभी मैंने बताया था अनुसूची 7 में जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं, 100। ठीक, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। तो यूनियन यानी संघ किस में है, भाग 5 में है, उसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। तो हम लोगों ने ये 6 भाग पढ़ लिए। ठीक, अब बाकी के देखते हैं। भाग 6, 5 में क्या था, राज्य था, तो 6 में बात होगी, 5 में संघ था, तो 6 में है राज्य। ठीक, जो बातें संघ में बताई गई हैं, भाग 5 में संघ के बारे में बताई गई हैं, वही सारी बातें राज्य के बारे में भाग 6 में वर्णित है। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो हैं 152 से लगा के 237 तक। राज्य सूची में कितने विषय थे, बोल गए, 61। ठीक, और राज्य से संबंधित आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल 152 से लगा के 237 तक। ठीक, और ये भाग 6 में वर्णित है। ठीक, उसके बाद भाग 7, ये याद रखिएगा, ये रिपील कर दिया गया, यानी इसको निरस्त कर दिया गया है इस भाग को, मतलब अब ये भाग हमारे संविधान में नहीं है। ठीक, कब हटाया गया याद रखिएगा, 7वें संशोधन से हटा दिया गया है इसको। ठीक, 1956 में। ठीक, और ये जो भाग था सिर्फ एक आर्टिकल इससे संबंधित था, 238। तो अब ये आर्टिकल भी क्या रिपील हो चुका है, मतलब निरस्त हो चुका है। तो याद रखिएगा, भाग 7 किसके द्वारा हटाया गया, 7वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, कब, 1956 में। ठीक, और इससे एक ही आर्टिकल संबंधित था, अनुच्छेद संबंधित था 238। ठीक, अब भाग 8, 5 में संघ के बारे में पढ़ा, 6 में राज्य के बारे में पढ़ा, 7वां हटा दिया गया। अब किसका नंबर आएगा 8 में, यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो 3 आर्टिकल आएंगे, कौन से, 239 से लेके 242। ठीक, आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 तक। ठीक, संघ हो गया, राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब बात आती है
गांव और शहरों की। ठीक, तो गांव में शासन किसके द्वारा किया जाता है? शासन मतलब देख रेख, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? पंचायत। ठीक, तो पंचायत किस भाग में है? भाग 9, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत का वर्णन भाग 9 में है। भाग 9 में आर्टिकल की संख्या एक ही रहेगी, 243। ठीक, अब इसमें जो 243 आर्टिकल अनुच्छेद है, इसके कई सारे क्या विभाजन किए गए। विभाजन मतलब सब क्लास किए गए। ठीक, जैसे का, ख, ग, अंग्रेजी में ए, बी, सी। तो आप लोगों से विनती है, ये जो आर्टिकल है खासकर भाग 9 के, इनको आप इंग्लिश में ही याद रखिए, हिंदी में नहीं। ठीक, तो जो पंचायत है वो आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 ओ, ये ओ है, इसको जीरो मत समझिएगा। ठीक, ये अंग्रेजी का ओ है। तो अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ। ठीक, अब हिंदी में डा अंगा पता नहीं कुछ होगा, इसलिए कन्फ्यूजन होगी, इसलिए अंग्रेजी में याद रखिए कि भाग 9 में पंचायत है और उसमें अनुच्छेद 243 से लगा के 243 ओ तक दिए गए हैं। ठीक, ये तो हो गया 9। अब अगला क्या है? भाग 9 में 3 है, 9, 9 का, 9 खा, याद रखिएगा। भाग 9 जो संविधान में है ये 3 भागों में है, 3 पार्ट में है। पहला सिर्फ 9, दूसरा 9 का, दूसरा तीसरा 9 खा। ठीक, पार्ट 9, 9A, 9B। ठीक, तो 9 हमने पढ़ी है, पंचायत रिलेटेड है। ठीक, इसी तरह जो 9A है, पार्ट 9A है, ये म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इसके आर्टिकल याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 243P। देखिए ओ तक पंचायत था, ओ के बाद अंग्रेजी में क्या आता है? पी। तो आर्टिकल 243P से लगा के 243ZG, अंग्रेजी में याद करिएगा, हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे। नगर पालिका का संबंध किन अनुच्छेदों से है? तो अनुच्छेद 243P से शुरू होके 243ZG तक किनका वर्णन है? नगर पालिकाओं का। ठीक, अब याद करिए, जब अनुसूची बता रहे थे तो भाग 9 में पंचायत था, 12 में नगर पालिका था, तो उनको जोड़ा गया था बाद में। जो नगर पंचायत थी, पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। कुछ याद आ रहा है? अभी पढ़े हैं आप लोग। और ये 74वें संविधान संशोधन से है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इसी तरह अब 9B यानी भाग 9 खा, का के बाद खा, ये किसके बारे में बात करता है? सहकारी समितियां, नाम सुने होंगे। ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका संबंध किन अनुच्छेद से? याद रखिएगा, देखिए जी तक हो गया था, तो जी के बाद आता है एच, तो अनुच्छेद 243ZH से लगा के अनुच्छेद 243ZT तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, अच्छे लोग इसको भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, भाग 9 जो है, पार्ट 9 उसमें 3 है, पार्ट 9, 9A, 9B। 9 में पंचायत है, 9A में म्यूनसिपैलिटीज़ है, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। हिंदी में बोले तो 9 में पंचायत, 9 का में नगर पालिकाएँ और 9 खा में सहकारी समितियाँ हैं। जो पंचायत हैं उनका संबंध अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है। जो नगर पालिका है इनका संबंध 243P से लगा के 243ZG तक है। और जो सहकारी समितियां हैं, ठीक, यानी भाग 9 खा, इनका संबंध 243ZH से लगा के 243ZT तक है। तो आई होप यहाँ तक आपने आर्टिकल अच्छे से समझ लिए होंगे और याद भी कर लेंगे। एक और बात, जो ये वाला है, देखिए पंचायत 73 संविधान संशोधन, जो नगर पालिका वो 74 संविधान संशोधन। इसी तरह जो सहकारी समितियां हैं, याद रखिएगा, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको जोड़ा गया। 97वें संविधान संशोधन के जरिए भाग 9 खा को जोड़ा गया, और किस सन में? तो 2011 में। ये इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको अभी तक याद रखनी चाहिए। ठीक, अब बाकी के भाग देखते हैं। अब
भाग 9 तक पढ़िए। भाग 10, ठीक। तो भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है, ठीक, उससे संबंधित है। अच्छा बताइए, जो हम लोग अभी अनुसूचियाँ याद की हैं उनमें कौन सी अनुसूची रिलेटेड थी ट्राइबल एरिया से? बोल गए? शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। अनुसूची 5 और 6 जो थी वो जनजातीय क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक। 6 में 4 विशेष राज्यों की बात थी और 5 में उन राज्यों को छोड़ के जो बाकी क्षेत्र उनसे बात हो रही थी, ठीक। तो रिलेट करके जब पढ़ेंगे ना तब याद रहेगा चीज़ें, ठीक। तो याद रखिएगा, ये जो ट्राइबल एरिया है यानी जनजाति क्षेत्र है, ये भाग अनुच्छेद 244 से 44A या 244A, ठीक। आर्टिकल 244 और 244A, 244 और 244 का, ठीक। अब भाग 11, भाग 11 में रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, C&S का मतलब याद रखिएगा, सेंटर एंड स्टेट, ठीक। यानी संघ और राज्य के बीच में संबंध, ठीक। अब संबंध कैसे होंगे? राजनीतिक, लेजिस्लेटिव संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक। तो उनका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 263 तक, ठीक। अब 12वां भाग जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, यानी वित्त, संपत्ति, संविदाएं, ठीक, यानी वित्तीय चीज़ों से ये रिलेटेड है। कौन सा? भाग 12। इसके कौन कौन से आर्टिकल हैं इसमें? आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A, यानी अनुच्छेद 264 से लगा के अनुच्छेद 300 का तक, भाग 12, ठीक। 13, भाग 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार और वाणिज्य की बात है। और याद रखिएगा, विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो सीमाएं हैं, आंतरिक व्यापार की बात हो रही है, ठीक। ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक। ये आर्टिकल 301 से लगा के 307 तक है। अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में कौन सा भाग है? भाग 13 है, जिसमें व्यापार और वाणिज्य की बात की गई है। 12 में क्या था? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, यानी वित्त, संपत्ति से रिलेटेड था। वो अनुच्छेद 264 से 300 का तक था, ठीक। अब अगला भाग 14, ठीक। ये देखिए, ये मैं इस तरह लिख रहा हूँ, चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, पर जनरली जो भाग हैं ये रोमन लिपि में ही लिखे गए हैं, ठीक। ये रोमन सिंबल्स हैं, ठीक। तो 14, ठीक। तो जो पार्ट 14 है, इसमें क्या है? सर्विसेज अंडर सेंटर एंड स्टेट, यानी संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनके बारे में बताएं। इससे हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिविल सर्विसेज, UPSC, ठीक। और जो स्टेट फीसेस होते हैं उनका जिक्र भाग 14 में है, ठीक। तो इसका आर्टिकल याद कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक, ठीक। भाग 14 हो गया। अब 14 के बाद 14 का या पार्ट 14A। तो पार्ट 14A में क्या है? ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण। आप कहेंगे अधिकरण क्या है? देखिए, जिस तरह विवाद होता है जब लोगों के बीच में या सरकारों के बीच में, तो कौन सुलझाता है? कोर्ट, न्यायालय सुलझाती है, ठीक। पर कभी जब एडमिनिस्ट्रेटिव विवाद हो जाए, ठीक, डिस्प्यूट्स हो जाए, जैसे सेवा से संबंधित ना, तो उन विवादों को सुलझाने का काम कौन करते हैं? ट्रिब्यूनल। एक तरीके से जुडिशियल बॉडीज होती हैं, ठीक। इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं, ठीक। तो अधिकरण, अधिकरण संबंध है किससे? अनुच्छेद 323 का और 323 खा, अंग्रेजी में बोले तो 323A और 323B किससे रिलेटेड है? ट्रिब्यूनल यानी अधिकरण से रिलेटेड है। तो ये हमने भाग 14 का तक
14A तक पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे उसके आगे भाग 15। ठीक, तो 15 में क्या है? 15 में है इलेक्शन। हमारे देश में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, विधान परिषद, उनका सब में निर्वाचन का प्रक्रिया होता है। तो निर्वाचन भाग 15 में उल्लिखित है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 324 से लगा के 329 का तक, यानी 329A तक। ठीक, उसके बाद अगला भाग हमारा है भाग 16। भाग 16 में क्या है? इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं, यानी विशेष उपबंध की बात की गई है। विशेष उपबंध जैसे एंग्लो इंडियंस हो गए ना, SC STs, इनको आरक्षण कैसे दिया जाएगा, उससे संबंधित ये भाग 16 है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 330 से लगा के आर्टिकल 342 तक। ठीक, आर्टिकल 330 से 342 क्या है? स्पेशल प्रोविजन है। उसके बाद भाग 17। भाग 17 में है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा, जिससे संबंधित आर्टिकल है 343 से लगाकर 351 तक। अच्छा, ये बताइए, जो भी अनुसूचियाँ पढ़ी हैं उसमें भाषाएं किस अनुसूची में है? बताइए। देखिए, रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा, अदरवाइज भूल जाएंगे। तो याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में था। ठीक, भाषाएं थी। और किस भाग में भाषाएं हैं? तो भाग 17। ठीक, आर्टिकल 343 से 351 तक। ठीक, अब भाग 18 में जो इमरजेंसी वाले प्रोविजंस हैं, जब इमरजेंसी लगाई जाती है हमारे देश में, 3 तरीके की इमरजेंसी की बात होगी। ठीक, यानी आपातकाल से रिलेटेड जो उपबंध हैं वो आर्टिकल 352 से लगा के 360 तक हैं, और ये भाग 18 में है। याद रखिएगा, पूछा जाता है इमरजेंसी भाग 18 में है। अब भाग 19, इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स कवर किए गए हैं, प्रकीर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये इसके आर्टिकल याद रखिएगा, 361 से लगा के 367 तक। आर्टिकल 361 से आर्टिकल 367 तक क्या है? मिसलेनियस। अब भाग 20 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें संशोधन की प्रक्रिया बताई गई कि हमारे संविधान में संशोधन कैसे होगा। ठीक, अमेंडमेंट की बात की गई है। किसमें? भाग 20 में। याद रखिएगा, 17 में है राजभाषा, 18 में है इमरजेंसी, 20 में है संशोधन। ठीक, इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है? एक ही आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 368। अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से। ठीक, उसके बाद दो लास्ट के दो जो हैं कौन कौन से हैं? एक हमारा है भाग 21। भाग 21 में क्या क्या है? टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। हिंदी में बोले तो अस्थायी, संस्मरणकालीन, अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध दिए गए हैं। किसमें? भाग 21 में। याद रखिएगा, अस्थायी, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध किसमें है? आर्टिकल भाग 21 में। इसका अनुच्छेद कहाँ से है? 369 से 392 तक। ठीक, इसी तरह 22 में क्या क्या है? इसमें शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, ठीक, और रिपील की बात है। मतलब क्या क्या है इसमें? संक्षिप्त नाम, ठीक, प्रारंभ, और हिंदी में जो प्रकृत, पठ और निरसन की बात की गई है, ये आर्टिकल किसमें है? 393 से लगा के 395 तक। ठीक, इम्पॉर्टेंट यहाँ तक है। 21-20 बस इतना याद रखिए। 21 जो है उसमें टेम्परेरी, ट्रांजिशनल प्रोविजंस दिए गए हैं, और 22 में शॉर्ट टाइटल्स और कमेंसमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो 21 का संबंधित है 369 से लगा के 392 तक, और जो आखिरी भाग 22वां भाग है उसमें आर्टिकल कौन सा है? 393 से 395। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए क्या? सारे भाग, उनसे रिलेटेड जितने आर्टिकल थे। ये कई बार देखना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, ठीक। अब कुछ चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी, जैसे हमने आपको बताया था कि भाग कितने थे? मूल संविधान में 22 थे, बढ़ के कितने हो गए? 25।
अब ये डाउट आना चाहिए कि सर आपने भाग तो 22 ही बताए, आखिरी भाग हमने कौन सा बताया 22। तो देखिए टोटल 22 है, पर जब अगर हम क्रम से गिने 1 2 3 4 करके तब 25 आएंगे। कैसे? देखिए जिनमें का लगा था या ए, जैसे 4A यानी 4 का, 9A 9B 14A, ये जो हैं जिनमें आ और खा, जैसे 4A 9A 9B 14A, ये जो आर्टिकल हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। ठीक, जिनमें भी आ खा लगे ना, आप समझ जाइए कि ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो देखिए 22 थे और ये जोड़े गए, कितने जोड़े गए? 4 भाग 4 का, 9 का, 9 का और 14 का, तो हो जाने चाहिए कितने? 26 हो जाने चाहिए, क्योंकि 4 जोड़े गए ना, होना चाहिए कि नहीं डाउट? पर है कितने? 25। क्यों 25? क्योंकि बताया था जो पार्ट 7 है, भाग 7 है, इसको रिपील कर दिया गया है, बताया था ना, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। तो 26 हो गए थे, पर ये हटा दिया गया तो कितने बचे? 25। तो इस तरह से टोटल 25 भाग हैं। ठीक है, जब आप क्रम से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आप देखेंगे कि 25 आएंगे। ठीक, कौन से जोड़े गए हैं ये याद रखिएगा, ये 4 भाग जोड़े गए हैं, 4A 9A 9B और 14A। ठीक, इस तरह हो गए हमारे 25 भाग। ठीक, आई होप कि आप लोगों ने शेड्यूल और पार्ट्स पढ़ लिए होंगे, अनुसूची और भाग हम लोगों ने अच्छे से समझ लिए। इस वीडियो को प्लीज़ कम से कम 2-3 बार देखिएगा, और आपको याद करना है, इसमें आप बच नहीं सकते। ये हमारा बेसिक है संविधान का, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, कितने आर्टिकल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और भाग और अनुसूची तो रटे होने चाहिए कि किस भाग में क्या है। तो आई होप ये आप लोग याद रखेंगे। बाकी का जो मेन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। टिल देन मिलते हैं, टेक केयर, बाय।